पूरा ध्यान सिखाए और कुछ नहीं सिखाए हमको। और बाकी मतलब कि नहीं जाना था कि सिंपल गुरु हो और ध्यान सिखाए, हमको उससे मतलब था। तो मैं जब PSS के साथ जब जोड़ा तो उनकी भी पद्धति वही ध्यान की थी। गुरु माँ शरीर में नहीं थी, इधर हमको गुरु, हाँ, शारीरिक गुरु की शारीरिक गुरु की आवश्यकता आवश्यकता थी। हमको शारीरिक गुरु पत्ती सर के रूप में मिल गए, जो एक दिव्य मतलब कि हम पत्ती जी के बारे में हम क्या बात, जो भी शब्द बोलेंगे तो हमारे लिए कम है। बहू ने कुछ तलने के लिए कुछ चीज़ रखी थी कढ़ाई के अंदर, तो वो बच्चों को त्याग करने चली गई थी। उधर से मिसेज आई तो उन्होंने उस वाले गैस को फुल पे कर दिया। फुल पे करने के पश्चात बच्चे अभी तैयार हो ही रहे थे और एकदम घर के अंदर पूरा आग सी लग गई कढ़ाई के अंदर। मिसेज ने क्या किया, अपने दोनों हाथों से उठा के उस कढ़ाई को बाहर की तरफ लेके आने लगी। कोने में मैं ही खड़ा हुआ था, थोड़ा साइड पे हो गया। जैसे वो आगे चली तो उसकी जो आग थी, उसकी जो गर्मी थी आग की, वो उसको मतलब कि उसके ऊपर आनी शुरू हो गई। उसके हाथ से कढ़ाई गिर गई। कढ़ाई गिरने के पश्चात वो पूरी की पूरी कढ़ाई मेरे पाँव के ऊपर आ गई और पिरामिड कैप उसके ऊपर ही रखा हुआ था। ऐसे तरीके से कर दिया कि ताकि वो चलने वक्त भी कि पिरामिड कैप उतरे नहीं, इस तरीके से रखा हुआ था। तो मेरे का पूरा वो जो था, जो छाला था, वो आप बिलीव करेंगे नहीं, मैक्सिमम 2 या 3 हफ्ते के अंदर पूरा का पूरा सब्सिडाइज हो गया था। वो उसका पूरा वो था, छाला सब बैठ गया था। पपड़ी आ गई थी। पपड़ी के बाद सारे के सारे जो पपड़ी थी वो अपना पता गई थी 3 हफ्ते के अंदर। नमस्ते दोस्तों, मैं अरुणा सहगल हमारे आत्मा की यात्रा कार्यक्रम में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज सहगल जी का हम पुनः स्वागत करते हैं। नमस्कार सहगल। नमस्कार जी। आपने गुरु धारण किए हुए थे, आप गुरु मंत्र जाप भी करते थे, परंतु आप इस रास्ते पर कैसे आ गए और क्यों आए? ऐसा था कि गुरु मंत्र भी हमने धारण किया था, तब तक गुरु माँ ने शरीर छोड़ चुके थे। जब हमने ये धारण किया था, जब हमने PSS में आया, तो हमको एक अच्छे गुरु की आवश्यकता थी जो सिर्फ ध्यान ही सिखाए, पूरा ध्यान सिखाए और कुछ नहीं सिखाए हमको। और बाकी मतलब कि नहीं जाना था कि सिंपल गुरु हो और ध्यान सिखाए, हमको उससे मतलब था। तो मैं जब PSS के साथ जब जोड़ा तो उनकी भी पद्धति वही ध्यान की थी। पत्री सर के साथ मेरे को मुलाकात उसके 6 महीने के बाद पता चला कि पत्री सर के साथ हमारी मुलाकात हुई। वो भी ऐसे हुआ एक दिन कि जब हम बैठे हुए थे सुबह के वक़्त में, जब हम रात को सोए, सुबह सौरभ जी का मैसेज आ गया कि सर इज़ कमिंग टू आवर सेंटर। तो हम तो संडे वाला दिन तो नौकरी पेशा बंदा, तो ठीक है अब वो है तो आराम से उठेगा संडे को। तो जब अचानक मैंने मैसेज पढ़ा मोबाइल के ऊपर, तो पत्नी ने देखा, कहती चलो चलते हैं। हमने बच्चों को, उस वक्त तो बच्चे भी थे, मम्मी भी थे, चिट्ठी लिख दी, हम लोग जा रहे हैं, यू प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। तो छोड़ के हम लोग आ गए थे। कोई काम वाली आनी, तो बच्चे तब बड़े हो चुके थे। बड़े बेटे को बोल दिया हम लोग जा रहे हैं, तुम बेटे वो काम वाली आएगी तो संभाल लेना। तो ठीक है बाबा जाओ। तो हम लोग फिर निकल गए। पत्री सर के साथ हमारी पहली मुलाकात फिर वहाँ पे हुई थी। उनसे जब बातचीत करी थी तो बोलते हैं कैसा रहा ध्यान? मैं कहा सब अच्छा रहा। कहती है बेंगलोर आइएगा। मैं कहा ठीक है साहब। मैं ये सोच रहा था कि मैं HMT में रहा इतने साल तक, मैं कभी बेंगलोर नहीं गया था, चलो इसी बहाने बेंगलोर घूम के आएंगे। तो वो एक माध्यम था मेरे को बेंगलोर जाने का। तो वो एक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। वहाँ पे जब पिरामिड में गए थे तो बहुत बड़ा पिरामिड देख के अच्छा लगा मेरे को। पिरामिड में ध्यान भी किया, उसकी ऊर्जा भी ध्यान करी, डिफरेंट लोगों से मुलाकात भी हुई, हर एक तरह के लोग हमको मिलते थे, बहुत अच्छा लगता था। तो वहीं से हमारी पिरामिड के सही
मेरा ज्वाइनिंग शुरू हो गई थी, पिरामिड में इंटरेस्ट आना शुरू हो गया। आपके PSSM में PSSM वहीं में से मैं ही आ आप पूरी तरह से जुड़ गए। जी जी जी। क्योंकि आपको कोई ब्लॉक नहीं लगा बीच में, गुरु के बैरियर और नए ना 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 स्थान कोई, में हाँ, जाने के क्योंकि बाद पद्धति दोनों की एक ही थी। गुरु माँ शरीर में नहीं थी, इधर हमको गुरु का शरीर की हाँ, शारीरिक गुरु की शारीरिक गुरु आवश्यकता आवश्यकता थी। हमको शारीरिक गुरु पत्ती सर के रूप में मिल गए, जो एक दिव्य दिव्य मतलब कि हम क्या, हम पत्ती जी के बारे में हम क्या बात, जो भी शब्द बोलेंगे तो हमारे लिए कम है। तो हम बहुत अच्छा लगा, उनका प्यार भी हमको लगातार अभी भी मिल रहा है, उनका मार्गदर्शन हमारे लिए बहुत है, उनकी डांट भी अच्छी है, उनकी मार भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा लगता है उनका। तो आपके जीवन में आपको कभी पत्री जी ने डांटा या मारा? हाँ, एक जैसे पापा डांटते थे वैसे पति सर भी डांट तो पड़ी थी। एक दफ़ा पड़ी थी, एक दफ़ा थप्पड़ भी मारा था मेरे को सिर के ऊपर। वो एक कुछ सिखाना चाहते थे, मैसेज देना चाहते थे, वो समझ आ गई हम कहाँ पे गलती थे। तो उनके माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो आपकी उनके साथ और यात्राएं भी हुई क्या? पत्रिक के साथ मेरी बहुत यात्राएं हुई। हम लोग शुरू में जब थे, जब हम दिल्ली में जब PSS के साथ जुड़ना शुरू हो गए तो हमारी यात्राएं शुरू हो गई। हम लोग उत्तराखंड भी गए, उधर से पंजाब भी गए, चंडीगढ़ भी गए, ये आपका राजस्थान भी गए। बहुत उनके साथ साथ हम लोग काफ़ी घूमे। उत्तराखंड में तो याद है, हम वहाँ पे उत्तराखंड में महाअवतार बाबा जी की केव में भी गए थे पत्रिक सर के साथ। उनके साथ तो अपना अलग सा ही एंजॉयमेंट रहता है। पति सर बोलते हैं कि लाइफ इज़ फॉर एंजॉयमेंट। ठीक है, तो हमने बहुत एंजॉय किया उनके साथ। उन्होंने सिखाया भी बहुत, मतलब कैसे बात करनी है, कैसे व्यवहार, बेसिकली मतलब कि दो बंदों के बीच में कैसी बात करनी है, क्या बात करनी है, कितनी बात करनी है, कब बात करनी है, क्यों बात करनी है, ये सब हमको पत्ती सर ने बताया। वाक शुद्धि, मतलब कि जो भी बोलोगे आप ध्यान से बोलो, किसी के वो जो आपकी जो वाक शुद्धि है वो किसी को हर्ट ना कर जाए। पत्ती सर के साथ तो हमने बहुत कुछ सीखा। मेरे को वो दिन याद है कि जब मैं फर्स्ट टाइम गया था बेंगलोर में, तो काफ़ी लोग बैठे हुए थे, कम से कम 700-800 लोग थे। उन्होंने मेरे को माइक हाथ में पकड़ा दिया था, अपना एक्सपीरियंस बताओ। और पहला दिन था, मेरा एक्सपीरियंस क्या था, कुछ भी नहीं था मेरा, पर फिर भी उन्होंने बोल दिया। मैं तो कह रहा, मैं कि सर क्या एक्सपीरियंस? कहते जो भी मन में आए बोलो। तो ठीक है, फिर मैंने बोला। फिर वो फ़ोटो भी आज भी, मतलब कि पत्ती सर की फ़ोटो, वो माइक के साथ फ़ोटो आज भी मेरे पास है। तो बहुत इनकरेज किया उन्होंने। एक दफ़ा हम लोग गए थे इधर आपका उदयपुर में गए थे, वहाँ पे इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे पिरामिड क्लासेस वगैरह हो रही थी। वहाँ पे स्टेज पे बुला लिया था मेरे को, अपने एक्सपीरियंस शो करो। तो मैंने जो भी था, मैं कब से आया हूँ, क्या आया, पूरा एक्सपीरियंस मैंने शो किया था। और फिर वो सुनने के बाद फिर एनकरेज भी करते हैं, खुद भी ताड़ियाँ मारते हैं कि ताकि मतलब कि एक उत्साह मिलता है उनको कि हाँ भाई एक नया मतलब कि एक जो भी नया बंदा आता है उसको प्रेरित करता है, उत्साह करता है कि हाँ भाई ये भी हो सकता है। वो स्टेज फियरिंग मेरी मतलब कि वहाँ से ख़त्म हुई मेरी। तो आपके पास फियरिंग तो पहले से भी थी? मैंने ऐसा जाना है कि आपको बोलने में शाइनेस रहती थी, आप आगे फ्रंट में आना नहीं चाहते थे। जी जी। तो ये ब्लॉक आपका कैसे ख़त्म हुआ? ये वाला जो मैं ना किसी के साथ मिक्सअप नहीं होता इतनी जल्दी। ये मेरा, अब जो मर्जी समझ लो, मैं इतनी जल्दी मिक्सअप नहीं होता, क्योंकि ये मेरे को अपने बारे में सब कुछ बता देना है किसी एक अनजान बंदे को, वो मैं ठीक नहीं समझता। जब तक उसको पहचानोगे नहीं, समझोगे नहीं, उसके नेचर नहीं पहचानोगे, कैसे होगा, नहीं हो सकता। तो मैं बड़ा रिजर्व रहता था। मैं भी अपनी लाइफ के अंदर जो भी फ्रेंड्स मैंने चूज़ किया ना, बहुत तो ही सिलेक्टिव चूज़ किया मैंने। ऐसा नहीं कोई 50-60-100 फ्रेंड नहीं है, ठीक है। अब तो हैं हमारे इतने फ्रेंड्स हैं, क्योंकि वो स्टेज निकल गई। पर जो इनिशियल स्टेज के अंदर कॉलेज में, स्कूलिंग में, मतलब कि वो स्टेज होती है, मतलब कि जरा कंट्रोल वाली स्टेज होती है, उसमें मैं बड़ा चूज़ी था मैं।
तो मैं सिलेक्टेड था, और जो बचपन के फ्रेंड वो आज भी फ्रेंड है। ये नहीं कि आज का फ्रेंड रखा और 2 दिन के बाद छोड़ दिया, नहीं। जो फ्रेंड्स तब थे वो आज भी हैं, प्यार मोहब्बत उनके साथ फैमिली रिलेशन आज भी है। तो मैं उसमें बड़ा चूजी था, मैं किसी से मिक्सअप नहीं होता था। मिक्सअप में धीरे धीरे बनना शुरू हुआ जब मैं मिनिस्ट्री में था, तब कुछ किसी कारणवश मेरी बैक पेन हो गई थी। बैक पेन होने के बाद मैं कमर में मेरी दर्द रहती थी हमेशा। तो मिसेस के कुछ ऑफिस के बंदे थे जो भारतीय योग संस्थान से थे, उन्होंने क्लास रखनी शुरू कर दी कि हम चलो भाई योगा सिखाने आएंगे ये। तो सुबह उठ के योगा करना भी बड़ा एक चैलेंज था हमारे लिए कि सुबह उठ के योगा करो। फिर ठीक है, अगर कमर में दर्द है तो फिर योगा करना, धीरे धीरे हमने वो किया। और उसके बाद करते 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 5-6 महीने हो गए। उसका बोलता है कि अब आप ना आपने सीख लिया है, अब अपना यहाँ पे क्लास लेना शुरू करो। मैंने कहा क्लास मैं कैसे लूँगा? कहते आपने इतने दिनों में क्या सीखा है? मैं कहा हाँ सीखा है। कहते जो सीखा है, जो बोला है हमने बोलना है। पहले तो मैं बड़ा घबराया, धीरे धीरे फिर मैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन लगे मेरे को, और फिर मैं खुल गया, टोटली खुल गया। फिर वहाँ पे कम से कम मैंने 2 साल तक लगातार हमने अपने रोहिणी के अंदर योगा क्लासेस मैंने ली थी। और योगा क्लासेस के साथ साथ फिर बाकी और ग्रुप और भी मतलब कि पार्क से लोग आते हैं शुरू हो गए। फिर काफ़ी लोगों के साथ उठना बैठना मिलना जुलना शुरू हो गया था। उस तरीके से मेरा जो भय था पब्लिकली बोलने का, वो मेरा योगा के माध्यम से ख़त्म हुआ। और दूसरा मेरा ख़त्म हुआ कि PSSM में जब स्टेज के ऊपर आके पति सर ने बुलाते हैं मेरे को, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, तब खुल गया। अब मेरे को किसी पब्लिक स्पीक में कोई बोलने का भय नहीं लगता मेरे को। तो सर आपने बहुत अच्छा इस चीज़ को समझा और लोगों तक भी पहुंचाया कि कैसे हम ओपन हो सकते हैं। जब तक हम अपने आप को आगे नहीं लेके जाते तब तक वो पड़ाव से हम पार नहीं हो सकते। तो आपने जब बोलना शुरू किया तो आपका वो फियर था, वहाँ से भी आप बाहर निकल आए। तो जीवन में ऐसा भी कुछ है आपके पास जो आपको लगता है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, आपके स्वभाव में या आपके करनी में कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि ये काम नहीं होना चाहिए? जैसे स्वभाव में, जैसे आपकी नेचर कैसी है, आप वैसे बिल्कुल, जैसे अभी बातचीत चल रही है हमारी कि आप सबसे कोऑपरेटिव रहने वाले हैं, हर किसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसे कोई जीवन में ऐसा भी कुछ, आपके जीवन में ऐसे भी कोई स्वभाव है जो आपको कभी कभी लगता है कि ये नहीं होना चाहिए था? जैसे क्रोध है, गुस्सा आ जाना, हाँ, किसी को समझना कि नहीं ये तो गलत ही कर रहा है, ऐसी नेचर्स जीवन के अंदर होती हैं। तो आपको ऐसा कुछ लगता है क्या? हाँ ऐसा लगता है मेरे को, क्योंकि जब हम किसी से बात करते हैं, हम 2 डिफरेंट एनवायरनमेंट के अंदर आए हैं। मैं जिस तरीके से बात कहना चाहता हूँ, दूसरा वाला बंदा उस तरीके से बात एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्या मैं वो चीज़ जो मैं एक्सप्रेस करना चाहता हूँ वो वाला एक्सेप्ट कर रहा है, या जो बंदा सामने वाला बंदा जो चीज़ चाह रहा है, हाँ। मैं क्या उसके मतलब कि मैच करता है कि नहीं करते। तो दोनों के अंदर मतलब कि इक्वेशन में डिफरेंस होता है। यही है मतलब कि ओपिनियन गैप होता है, जो भी होता है ना, ये वाला डिफरेंस जो ओपिनियन होता है ये वाला होता है। वो कि हम किसी अलग मूड में होते हैं, हम कुछ और कहना चाहते हैं, पर वो दूसरे वाला बंदा जो है वो अलग मूड में होता है, वो कुछ और अलग सुनना चाहता है। तो इस तरीके से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि घर परिवार के अंदर हम लोग रहते हैं, कुछ जो बात अच्छी नहीं लगती है, जो बात अच्छी नहीं होती है, उसको अगर कोई नहीं मानेगा तो गुस्सा आता है, गुस्सा आता है। ये स्वाभाविक है कि क्योंकि जो बात गलत है तो उसको गलत तरीके से अगर आप करोगे तो गुस्सा आएगा। फिर समझाना पड़ता है उनको, प्यार से मानेगा तो अच्छा नहीं है तो फिर डांटना पड़ता है। पर जैसे कि आप ध्यान में आए, ध्यान में आने के बाद
आपके अंदर कुछ ऐसे परिवर्तन आए कि दूसरा भी अपने स्वभाव के साथ बंधा हुआ है, तो क्या आप के अंदर कुछ ऐसे परिवर्तन आए ध्यान के आने के बाद कि जो आप एक्सेप्ट करना शुरू करा और अपनी नेचर को थोड़ा समझना शुरू करा? जी जी जी। आपको कुछ ऐसा लगा क्या ध्यान में आने के बाद? ध्यान से पहले की बातें थी, बट ध्यान में आने के बाद आपको कुछ इसमें परिवर्तन लगा क्या? हाँ, ध्यान में आने के बाद ऐसा महसूस हुआ मेरे को। ये तो बचपन में बता रहा हूँ कि जब बच्चों को गुस्सा बच्चों को डांटते थे तब था। अदरवाइज जब ध्यान में हम लोग आए, तब ध्यान में आने के बाद हमको कंट्रोल हुआ उस पर, अपने ऊपर कंट्रोल किया। बोलते कि क्या ये सब क्रोध जो है ये ठीक नहीं है, क्रोध नहीं होना चाहिए। तो काफ़ी फ़र्क पड़ा मेरे को ध्यान के माध्यम से, अपने ऊपर काफ़ी फ़र्क पड़ा मेरे को। कैसे बोलना है उसका फ़र्क पड़ा मेरे को, अपना कैसे बात करनी है, अपनी बात को रखना वो फ़र्क पड़ा। क्या बात किसी को गलत भी लग सकती है, क्योंकि हम कुछ सोच रहे हैं, दूसरा बंदा कुछ सोच रहा है, तो इस बारे में काफ़ी फ़र्क पड़ा। ध्यान में आने के बाद पश्चात हमको फ़र्क पड़ा है, बोल चाल में फ़र्क पड़ा है, उनके वाक शुद्धि के ऊपर भी फ़र्क पड़ा है। कभी कभी गलती हो जाती है, तो उसके लिए तो वो तो माफ़ करने योग्य है। तो आफ्टर ऑल हम भी तो इंसान ही हैं, भगवान तो है नहीं। पर ठीक है, अभी हम इस जन्म में बहुत कुछ सीखा हमने, बहुतों से अच्छे हैं और बहुतों से बुरे भी हैं, और बहुत कुछ सीख भी रहे हैं, बहुत कुछ सीखना भी है, और अभी बहुत कुछ सिखाना भी है लोगों को। तो हम धीरे धीरे पत्री सर के सानिध्य के अंदर हम बहुत कुछ सीख रहे हैं और बहुत कुछ सिखाना भी हमने। पत्री सर हमको बोलते हैं कि अगर आपने ए सीखा तो ए सिखाओ। तो हम पत्री सर के साथ मिलकर हम यही सीख रहे हैं। बस यही हम पूर्ण रूप से सीख जाएंगे तो वो भी अच्छा है, इस जन्म के लिए अच्छा है। तो एक PSSM का एक बहुत बड़ा असूल है, वो इस फार्मूले पे चलते हैं जो उनके नियम है कि नो डॉक्टर नो मेडिसिन। और आपने तो एक बहुत बड़ा फेस किया है। आप कोरोना के पीरियड में आपको कोरोना हो भी गया था और हॉस्पिटलाइज भी हुए, और उस पड़ाव के अंदर वो कब हुआ, ये भी एक बहुत बड़ा कहानी है कि हम लोग हैदराबाद से जब वापस आए थे तो उस पीरियड में आने के इमीडिएटली बाद हम कोरोना के साथ सभी परिवार के सदस्य, पहले तो पति पत्नी हुए और फिर उसके बाद बच्चे भी हुए कोरोना में, और आपके साथ सबसे ज़्यादा हावी रहा कोरोना। तो आप अपना उसका एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करिए। हम 2020 के अंदर हम जब करताल में जब हम ध्यान मार्ग चक्र में गए 10 थे, दिन के हाँ वहाँ पे गए थे, तो उसके पश्चात हम जब दिल्ली आए थे तो हमारे 31 को फंक्शन ख़त्म हुआ तो हम 1 तारीख को वापस आ गए थे। पर दिल्ली में आने के पश्चात थोड़ा बहुत खांसी का जो था सिलसिला वो शुरू हो चुका था। तो वही बाकी के परिवार वालों को भी खांसी थी। अब बेटा बहू बच्चे वगैरह सब बाहर घूमने गए थे, हम लोग बाहर घूम के आए थे, तो परिवार के अंदर सभी इफेक्टेड हो गए थे। और जब सबको डॉक्टर से सलाह लिया, क्योंकि उस वक्त तो कोरोना तो नया ही था अभी, तो जब डॉक्टर से सलाह लिया गया तो उसके अंदर हमको जो था हमारा जो टेस्ट जो हुआ था उसके अंदर वो हमारा कुछ स्लाइटली ज़्यादा था, जो ऑक्सीजन लेवल था वो काफ़ी कम था। उसकी वजह से डॉक्टर ने हमको हॉस्पिटलाइज के लिए बोल दिया गया। तो हम लोग, तो मेरे को हॉस्पिटलाइज के लिए बोल दिया गया, बाकी तो घर में ही ट्रीटमेंट के लिए था। अब उस वक्त तो मैं ठीक है, मेरे को कोरोना में मैं इफ़ेक्टेड था, पर कॉन्फिडेंस मेरे को था। पर जब मैं हॉस्पिटलाइज हुआ तब उस वक्त मैं थोड़ा बहुत तो मैं घबरा गया था
कि ये अब कैसे इस फेज को कैसे बाहर निकाला जाए। ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं। डॉक्टर बोलता 2-4 दिन में आप निकल जाएंगे, ठीक हो जाएगा, निकल जाएंगे हम लोग, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। हर रोज़ टेस्ट होते थे, थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट होती थी, ये था वो था, पर ऑक्सीजन लेवल जो था मेरा वो थोड़ा बहुत तो डगमगा रहा था। तो मैं घबराया हुआ था, उधर से सब बच्चे परिवार में सभी लोग घबराए हुए थे कि पता नहीं अब क्या होने वाला है। पर एक दिन के बाद मैं वहाँ पे सेटल हो गया था। सेटल कैसे हो गया था कि मेरे पास मेरा मोबाइल था, और हमारे उस वक़्त जितने भी महाध्यान चक्र जो था, जो हमारा जो करताल में हुआ था, उसके अंदर पूरे के पूरे ट्यून्स मेरे पास थी, और पूरे की पूरे ट्यून्स यूट्यूब में हम लोग सुनते थे। और मैं दिन के अंदर कुछ काम होता तो नहीं था, अपना वही ट्यून लगा ली। 7 दिन में वहाँ पर 7-8 दिन की जो ट्यून थी वो सारी की सारी 3-3 घंटे ट्यून होती थी, और मैं सुनता रहता था। वहाँ पे बहुत सारे मैसेजेस वगैरह पत्नी जी के वो सुनता था। ये था दवाई लेना और अपना आंखें बंद करनी, हेडफोन लगाना, अपना ध्यान में चला गया। जब भी डॉक्टर आता था मैं ध्यान में होता था। उस ध्यान की वजह से, उसकी वजह से मेरे अंदर जो रिकवरी हुई है वो बड़ी फास्ट हुई है। और डॉक्टर खुद बोलता है कि जो कोरोना के टाइम में पूरे वार्ड के अंदर, पूरे हॉस्पिटल का एक ही आप बंदे हो जो कम से कम 5000 स्टेप कॉरिडोर में करते हो, और प्लस आप ध्यान करते हो। जब भी आए, चाहे 2 बजे आते तो मैं ध्यान में होता था, सुबह 4 बजे आए तो मैं ध्यान में होता था। मैं ध्यान के कमी मतलब 7-8 घंटे मेरी रहती थी। कब सोता था? जब भी मेरे को नींद खुल जाती थी मैं उठ कर ध्यान में बैठ जाता। मैं कहा दोबारा तो सोऊंगा तो नींद तो आएगी नहीं, मैं ध्यान में बैठ जाता था। वो एक ध्यान का एक ऐसा माध्यम था जिसके वजह से मैं बहुत ज़बरदस्त रिकवरी कर गया मैं, और मैं हॉस्पिटल से निकल गया। पर उसके बाद जो उन्होंने जो साइड इफ़ेक्ट थे, दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट थे उस वक्त, जो मेरे स्टेरॉइड दिया गया मेरे को, डॉक्टर ने बोला आपको बीपी की प्रॉब्लम हो जाएगी, शुगर आपकी बढ़ जाएगी। ये जो थी चीज़ें, ये मेरे को बहुत ज़बरदस्त मेंटली टॉर्चर हुआ मैं उससे। उसकी वजह से मैं डिप्रेशन में चला गया था। उसकी वजह से मैं डिप्रेशन में चला गया था। मैंने अपने आप को बहुत ही मुश्किल से संभाला। ये हमारे पिरामिड मास्टर्स शास्त्री सर और मैडम बसंता जी, और ये दीप्ति हो गई, जस्सी जी हो गए, कुलविंदर हो गया, ये हमारे बड़े क्लोज मास्टर्स थे हमारे जितने भी थे। उनके माध्यम से उनको मतलब कि फ़ोन आते रहते थे, कुछ अपने आप को मतलब कि आप पिरामिड मास्टर्स हो, ये है आपके अंदर बहुत एनर्जी है, यू आर सोल नॉट ए बॉडी, तो जो कुछ भी होगा एक्सेप्ट होगा। पर हॉस्पिटल में आने के बाद तो मेरे को पता मतलब ठीक हो जाऊँगा। पर वो धीरे धीरे मैं डॉक्टर साहब मैं मतलब कि दवाइयाँ नहीं खाने वाला, ये जो आपकी दवाइयाँ आप मेरे को रिकमेंड कर रहे हैं, आई वॉन्ट टेक एनी मेडिसिन। जब तक कंपल्सरी है वो खाऊंगा, उसके बाद मैं छोड़ दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए मेरे को। वो मेरी विल पावर थी, वो मेरी विल पावर थी जो मतलब कि मेरे को दवाइयों को मैंने छोड़ दिया। और हालांकि घर में लोग कहते थे कि मतलब कि बार बार टेस्ट मत करो, मैं कहा नहीं, मैं चेक करूंगा भाई कितना हो रहा है, कुछ इंप्रूवमेंट हो रही नहीं हो रही। देखा धीरे धीरे मतलब कि डाउन होता जा रहा है, बीपी भी नॉर्मल हो गई और उधर से शुगर भी नॉर्मल हो गया। तो जैसी ये चीज़ें दिन ब दिन, उधर से मैंने अपना वॉक भी शुरू कर दिया, अपना मेडिटेशन भी था, फ्रेश एयर में आकर सुबह वॉक करना। तब तो सांस लेने में दिक्कत होती थी। उसके बाद जब मैं वापस आया तो मैंने डीप ब्रीथिंग, क्योंकि योगा तो मैं पहले ही से जानता था, उस शासन करता था, बैक साइड में लंबे लंबे सांस लेता था, वो सब प्रोसेस मेरे को आता था। उसके माध्यम से, योगा के माध्यम से और बाद में मेडिटेशन के माध्यम से मैंने अपने आप को विद इन ए स्पैन ऑफ 3 मंथ्स के अंदर मैं अपने आप को बाहर निकाल दिया। मैं जो डिप्रेशन से मैं एकदम बाहर आ गया था। सर, आपके जीवन के अंदर पिरामिड का क्या यूज़ है? पिरामिड का यूज़ मेरे को इस सिलसिले में एक वाक़या याद आ रहा है कि पिरामिड को कैसे मैंने इस्तेमाल किया।
हुआ ऐसा था कि घर के अंदर सुबह का वक्त था, बच्चों ने स्कूल जाना था, सब बच्चे तैयार थे और मिसेज ने बहू ने कुछ तलने के लिए कोई चीज़ रखी थी कढ़ाई के अंदर, तो वो बच्चों को तैयार करने चली गई थी। उधर से मिसेज आई तो उन्होंने उस वाले गैस को फुल पे कर दिया। फुल पे करने के पश्चात बच्चे अभी तैयार हो ही रहे थे और एकदम घर के अंदर पूरा आग सी लग गई कढ़ाई के अंदर। तो मैं बिल्कुल कोने में खड़ा हुआ था, किचन के कोने में खड़ा हुआ था, बाहर खड़ा हुआ था और छोटे छोटे बच्चे अभी थोड़ी डिस्टेंस के ऊपर थे और कढ़ाई जलता हुआ आग देख के बेटा भी बाहर आ गया, बहू भी एकदम बाहर आ गए। तो एकदम घर के अंदर माहौल एकदम बड़ा भयानक सा हो गया था। तो कुछ सूझ नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या नहीं करें। मैंने गलती से क्या किया कि उसके अंदर मैंने पानी थोड़ा सा छींटा मारने की कोशिश करी, छींटा मार दिया, कोशिश किया मैं छींटा मार दिया मैंने। उसकी वजह से एकदम आग भड़क गई। पूरे घर के अंदर, किचन के अंदर लकड़ का काम था, पूरे घर में आग लग सकती थी। उधर सिलेंडर भी पड़े हुए थे। तो मिसेज ने क्या किया, अपने दोनों हाथों से उठा के उस कढ़ाई को बाहर की तरफ लेके आने लगी। कोने में मैं ही खड़ा हुआ था, थोड़ा साइड पे हो गया। जैसे वो आगे चली तो उसकी जो आग थी, उसकी जो गर्मी थी आग की, वो उसको मतलब कि उसके ऊपर आनी शुरू हो गई। उसके हाथ से कढ़ाई गिर गई। कढ़ाई गिरने के पश्चात वो पूरी की पूरी कढ़ाई मेरे पाँव के ऊपर आ गई। पूरे पाँव के ऊपर आ गया मेरा पूरा पाँव। 1 सेकंड के इतनी ज़बरदस्त मेरे को पेन हुई और देखते ही देखते वो पूरा का पूरा पाँव जल गया। मैं एकदम भाग के अपने गुस्साखाने में गया और नल का ऑन कर दिया, ठंडे पानी से उसको किया और उसको मिसेस को ने बेटे ने फिर जलती हुई आग को रुमाल से या किसी कपड़े से लेके उसको वो कोने में ले गया ताकि और फैले नहीं। बच्चे सब सेफ थे। सिर्फ मिसेस को थोड़ी सी हल्की सी जो उसकी जो गर्मी थी आग की वो महसूस हुई, पर वो सेफ थी। तो सारा का सारा जो भी था, वो कढ़ाई का पतीला जो था वो मेरे ऊपर, कढ़ाई छींटे वीटे जो भी थी, जो तेल जला हुआ था सब मेरे ऊपर आके पड़ा। 10-15 मिनट में सब उधर से आग बुझ गई, उधर से सब कुछ हो गया। मैंने 5-7 मिनट ठंडे पानी में उधर पाँव भी रखा। उसके बाद फिर नॉर्मल हो गया। जलन तो हुई थी, बहुत जलन हुई थी। मेरे को कहीं काम पे भी जाना था, अपने किसी अर्जेंट कोई काम में जाना था मेरे को। कुछ कोर्स चल रहे थे अपना, मैं उस कोर्स में भी जाना बहुत ज़रूरी था। मैं अपना उसमें चला गया, चप्पल पहन के मैं निकल गया मैं। तो शाम को आया तो पूरा का पूरा वो फूल गया था, छाले पड़ गए। हाँ, पूरा का पूरा छाले पड़ गए थे उसके ऊपर। तो दर्द भी हो रहा था। तो तब मैंने पिरामिड का इस्तेमाल किया था। पिरामिड कैप रखी थी उसके ऊपर। पिरामिड कैप रखने के पश्चात उसके ऊपर मैं ध्यान करता था। 2-2, 3-3, 4-4 घंटे में ध्यान करता था। और दवाई शायद मैंने एक दिन खाई होगी, वो याद नहीं होगा पक्के से। और उसके ऊपर हमने ट्रीटमेंट के लिए अपना नारियल का तेल और रतन जो मिक्स करके वो लगाते थे उन लोग। और ध्यान मैं ज़्यादा करता था और पिरामिड कैप उसके ऊपर ही रखा हुआ था। ऐसे तरीके से कर दिया कि ताकि वो चलने वक्त भी कि पिरामिड कैप उतरे नहीं, इस तरीके से रखा हुआ था। तो मेरे का पूरा वो जो था, जो छाला था, वो आप बिलीव करेंगे नहीं, मैक्सिमम 2 या 3 हफ्ते के अंदर पूरा का पूरा सब्सिडाइज हो गया था। वो उसका पूरा वो था, छाला सब बैठ गया था। पपड़ी आ गई थी। पपड़ी के बाद सारी की सारी जो पपड़ी थी वो अपने आप उतर गई थी 3 हफ्ते के अंदर अंदर। तो ये बहुत भारी ये चमत्कार था मेरे लिए। तो हमने काफ़ी जगह एक्सपीरियंस में मतलब सब ये बात बताई है कि बिना दवाई किए हुए
बिना कुछ किए हुए पिरामिड के माध्यम से और ध्यान के माध्यम से मैंने अपने आप को हील किया। बहुत अच्छा कि बिना दवाइयों के और आपने इसको हीलिंग कर ली और पिरामिड ऊर्जा का भी एक्सपीरियंस आपने ले लिया। जी जी जी। तो अभी इसके बाद एक और आपके जीवन में बहुत अच्छा हुआ है कि आपने इलेक्शन लड़ा एमपी पोस्ट के लिए, तो उसके बारे में हमें बताइए। एक्चुअली मैं लड़ना नहीं चाहता था, पर पत्री जी की इच्छा थी कि हम लोग दिल्ली से कुछ जो साधक हैं वो इलेक्शन लड़ें। तो दिल्ली से हम लोग 5 लोग थे जिन्होंने इलेक्शन फाइट किया था। और इलेक्शन फाइट करने का पर्पस हमारा राजनीति नहीं था, हमारा उद्देश्य ये था कि पत्नी सर का ये कहना था कि ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसा ये मंच है जिसके माध्यम से हम मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सकते हैं। एक प्रचार के लिए एक बहुत बड़ी सुविधा थी, क्योंकि एक उत्सव था। पत्नी सर ने कहा था कि एक उत्सव है, हमने उत्सव को सेलिब्रेट करना है, हमने इलेक्शन नहीं फाइट करना, हम इसी के माध्यम से मैक्सिमम लोगों तक पहुंचेंगे। उनका मैसेज बहुत क्लियर था, वही हुआ। हमने जब इलेक्शन के नॉमिनेशन वगैरह भरने के पश्चात हम सब ने जब प्रचार करना शुरू कर दिया, अपने अपने इलाके में प्रचार किया था। मैं रहता हूँ नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के अंदर। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली एक रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी थी, उसके अंदर मेरा वहाँ पे इलेक्शन नहीं हो सकता था, वो एक रिजर्व सीट थी। इसकी वजह से मैंने सोचा कि अब मैं तो बाहर हो जाऊँगा कि अब मैं इलेक्शन नहीं फाइट करूँगा। तो शास्त्री सर बोलते हैं कि नहीं, आप साउथ दिल्ली से इलेक्शन, मतलब न्यू दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी से आप इलेक्शन फाइट करेंगे। पत्नी सर ने बोला है कि वहाँ पे रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो आप न्यू दिल्ली से ही करेंगे, इलेक्शन फाइट करेंगे। तो फिर हमने न्यू दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूंसी हमने फिर नॉमिनेशन फाइल भरा, तो मैंने फिर वहाँ से फाइट किया इलेक्शन। न्यू दिल्ली से आपने न्यू फाइट दिल्ली किया। कॉन्स्टिट्यूंसी में किया। आपने न्यू दिल्ली में अपने जो समय था वो कैसे लगाया? कैसे आप कहाँ रोहिणी में रहते थे और कहाँ आप न्यू दिल्ली में अपने कैंडिडेट को अपना लोगों तक पहुँचे? उसके लिए हमारे मित्र शास्त्री सर का हाथ था। उन्होंने बोला था कि रोहिणी से आप कहाँ आप कन्वेंशन के लिए आएंगे, आप हमारे इधर ग्रीन पार्क में ही आके हमारे साथ ही स्टे करेंगे 10 दिन तक, जितने दिन इलेक्शन रहेगा आपने हमारे पास ही शिफ्ट कर दो आप। तो हम 15 दिन इलेक्शन ड्यूरेशन के अंदर हम शास्त्री सर के घर में आ गए थे, हम वहाँ पे शिफ्ट कर गए थे, वहीं पर भी उनके साथ रहे। उनके साथ ही सुबह उठ के बच्चों के साथ सब लोग, जितने भी हमारे इस वक्त पीएमसी के अंदर जो जितने भी बच्चे हैं, युवा हैं, युवा शक्ति के साथ हम लोग मैदान में उतरे, घर घर जाके प्रचार किया, पार्क में प्रचार किया, जगह जगह में जाके मैं, शास्त्री सर ने, बाकी जो हमारे इलाके में हम लोग काफ़ी घूमे, बहुत जगह प्रचार किया। प्रचार दिन भर प्रचार करने के बाद हम शाम को घर आते थे। घर आके फिर पूरा दिन में क्या एक्टिविटी हुई, सब बच्चों ने क्या किया क्या नहीं किया, सब कुछ आपस में एक्सपीरियंस शेयर करते थे। एक बहुत अच्छा माहौल था, हमको बहुत अच्छा लगा। शास्त्री जी परिवार के साथ रह के हमको इतना स्नेह, इतना प्यार हमको मिला है जो अपने भी किसी भी रिश्तेदार के साथ नहीं मिल सकता। हमको एक जैसे एक सोल लेवल के ऊपर जो होता है ना, ठीक है, हम मतलब कि वो हम लोग पंजाबी, वो लोग मतलब कि नॉर्थ मतलब साउथ इंडियंस थे, हम लोग पंजाबी थे, बिल्कुल कल्चर अलग, रहन सहन अलग, खाना पीना स्वभाव हर चीज़ अलग। उसके बावजूद नहीं, 15 दिन कैसे बीत गए हमको मतलब कि भूल नहीं सकते वो पल। तो वहाँ पे हमने बहुत सारे जो साउथ इंडियन डिशेस थी वो खाई। हम लोग जनरली चावल चम्मच से खाते थे और हमने हाथ से खाना शुरू कर दिया। तो तरह तरह के जो पकवान जो साउथ इंडियंस थे वो सब हमने खाया। हमको बहुत प्यार मिला, उस परिवार से बहुत प्यार मिला हमको, मतलब कि इतना परिवार
जो प्यार मिला ना हमको, ज़िंदगी भर नहीं भूल सकते। तो आपने इलेक्शन के इस पद्धति में क्या सीखा? इलेक्शन की पद्धति में मैंने ये सीखा, एक तो ग्रुप में रहना सीखा। जी। ग्रुप में रहना सीखा क्योंकि हम इससे पहले हम इतने नज़दीक नहीं हुए थे, नज़दीक काफ़ी हो गए हम लोग। एक दूसरे एक परिवार दूसरे परिवार को समझने लगा। जो प्यार तो था, मतलब और गूढ़ता उसके अंदर आ गई। ये सीखा हमने। आपस में मिक्सअप कैसे रहना है वो सीखा, व्यवहार कैसे करना है वो सीखा है। और इसके साथ साथ हमने पब्लिकली कैसे लोगों से बातचीत करनी है, कैसे लोगों को कन्विंस करना है। चलते हुए लोग पार्क में जाते थे, लोगों को चलते चलते मेडिटेशन के लिए बिठा देना बहुत मुश्किल काम है ये। अगर कोई आदमी वॉक कर रहा है तो उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस वॉक होती है, आपकी बात नहीं सुनेगा वो। पर हम लोगों के अंदर ऐसी एक ऊर्जा थी, ऐसी ऊर्जा हमको हमारे अपने गुरु की दी हुई थी, वो हमको काम करवा रही थी हमारे से। हम जिससे बात करते थे, जिससे भी बात करते थे, उसको हम लोग बताते थे, कहते आपका इलेक्शन से क्या कंसर्न है इसका। मैं कि हमको इलेक्शन से कोई कंसर्न नहीं है, हमारा ये है हमारे मैक्सिमम लोगों के पास पहुंचना है। ये एक हमको गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी गई है कि हम इसके माध्यम से लोगों तक पहुंच पाएंगे। वही इलेक्शन में जैसे वो लाउड स्पीकर लेके सब मोहल्ले में घूमता है, हमारे पास इतने पैसे नहीं थे, संस्था के पास इतने पैसे नहीं थे, पर हमारे पास अपनी ही मेहनत थी, अपने ही विचार थे, अपने ही आइडियाज़ थे। हम लोग बच्चों के साथ पार्क में चले जाते थे, डिफरेंट बच्चों के साथ चले गए, अलग अलग ग्रुप बन गए, लोगों को पकड़ के ध्यान करना, ध्यान सिखाना। हमने मैक्सिमम लोगों को ध्यान सिखाया, कम से कम 10-12 हज़ार लोगों को हमने ध्यान सिखाया इस ड्यूरेशन के अंदर, 15 दिन के अंदर। तो हमको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला हमको, कैसे लोगों को चलते हुए लोगों से बात करना, बात करके लोगों को ध्यान में बिठाना, ध्यान में बिठाने के बाद फिर सफदरजंग सेंटर में लेके आना, उनको पिरामिड के अंदर ध्यान कराना, बहुत अच्छा लगता था हमको। हमको एक नई ऊर्जा मिली थी उस वक्त, उस ड्यूरेशन के अंदर। वही था कि वो ऊर्जा को था कि कहीं इलेक्शन के बाद वो ऊर्जा कम ना हो जाए। तो आपने हमने उस ऊर्जा को मेंटेन किया। कैसे किया? हमने जो हमारा जो सिस्टम बन गया था कि लोगों से बातचीत करने का, हमने फिर अपने रोहिणी के अंदर भी बैठ के हमने लोगों से बातचीत, उसी प्रोसेस के अंदर लोगों से बातचीत करनी शुरू कर दी। हम लोगों ने पार्क में जाते थे, पिरामिड कैंप रखते थे, पैम्पलेट्स होते थे, पैम्पलेट देते थे लोगों को, चलते हुए लोगों को बैठा देते थे हम लोग कि आइए ध्यान करिएगा। तो जिसको हम लोग कह दें और ध्यान ना करें, ये हो ही नहीं सकता। ये पक्का है कि जिसको हम लोग अप्रोच करें, भैया 1-2% ऐसे होते थे, बाकी 90% लोग एग्री कर देते थे, वो ध्यान में आते थे। और वो जो हमको जो एक्सपीरियंस हमको जो इलेक्शन में मिला था, वो हमने यहाँ पे रोहिणी के अंदर रोहिणी के अंदर हमारे जितने विश्व के जितने भी बड़े बड़े पिरामिड मास्टर जो जूम क्लास लेते हैं, हम सब ने पार्क में जाके पार्क में हर एक मास्टर, सीनियर मास्टर, इस वक्त जो भी जितने भी सीनियर मास्टर हैं, सब ने एक दूसरे के साथ सहयोग से उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में जाके मतलब कि प्रचार किया हमने। वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में आते प्रचार करते थे, हम उनके कॉन्स्टिट्यूशन प्रचार करते थे। एक ऐसा भाईचारा बन गया था, लगता नहीं था कि मतलब ये वाकई एक उत्सव था, ये हमारे लिए पूरा उत्सव था हमारे लिए, हमने बहुत सेलिब्रेट किया। तो उसके बाद कोई और भी पर्व भी हुआ, बड़ा पर्व हुआ आपके इलेक्शन के बाद? हाँ, हमारे इलेक्शन के बाद फिर पंजाब में इलेक्शन होने थे। फिर सर ने बोला कि आप पंजाब जाइएगा। तो फिर हम लोग, मैं हो गया, कुलविंदर जी हो गए, उधर से दीप्ति जी हो गई, हम लोग तीनों फिर पंजाब चले गए कन्वेंसिंग करने के लिए। चंडीगढ़ हो गया। पंजाब में आप कहाँ रुके थे? हम पंजाब में रुके थे अपना अर्जुन कंबोज जी के घर में रुके थे। उनकी पत्नी को भी उनके पत्नी जी को, हाँ, अर्जुन कंबोज जी कहते थे ये तो घर से निकलते नहीं, इनको भी साथ ले जाओ। तो हम मतलब 4-5 बंदे हो गए थे। उधर से वो भार्गव भी थे, स्वाति जी के हस्बैंड जो हैं, उनका वो वहाँ से इलेक्शन खड़े हुए थे। तो एक मतलब कि हमको वो पूरा का पूरा एक अच्छा सा चार मिल गया हमको कि चलो ठीक है, हमको एक्सपीरियंस था, वो एक्सपीरियंस, हमारा एक्सपीरियंस उनके काम आएगा। तो उनके काम आया भी है। तो उधर से संगीता नेहरा जी आती थी, वो बाकायदा ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर
बहुत अच्छे तरीके से पूरा करती थी। नाइट से हम मतलब अर्जुन कंबोज जी के घर में करते थे। हमने 4-5 दिन रहे, हमको मज़ा आ गया। रियली हमने लोगों को पकड़ पकड़ के ध्यान सिखाने में जो मज़ा आता ना, वो किसी चीज़ में नहीं आता। अच्छा भी लगता है और उनको बाद ध्यान करने के पश्चात भी उनको अच्छा लगता है। हम पूछते आपको कैसे लगा ध्यान, कहते हमने तो कभी किया ही नहीं, और किया तो हमको इतना अच्छा ध्यान लगा नहीं है। तो ये सब चीज़ें हम उनसे पूछते थे, भाई ज़बरदस्ती कह रही है, ठीक है आपको अच्छा लगा ना? कहते हाँ अच्छा लगा। आप ध्यान करेंगे? हाँ जी ध्यान करेंगे। आगे से ध्यान करेंगे, वादा लेते थे। अब बाद में कोई करे नहीं करे, बाद हमारा पर्पस सर्व हो गया, हमने इनको ध्यान सिखा दिया, बीज डाल आज दिया बीज आपने डाल ध्यान दिया, का। और आज नहीं कल फूटेगा फूटेगा। ये हमारा पर्पस था, बहुत अच्छा लगा हमको। तो इसी दौरान पत्री जी का कोई प्रोग्राम आपके रोहिणी में भी हुआ क्या? हाँ, मैं एक्चुअली मेरा पत्री सर के साथ प्रोग्राम था 2013 के अंदर, जब मैं शुरू में जब मैं बेंगलोर गया था, करताल गया था। उसके बाद शास्त्री सर बोलते हैं कि सर बोल रहे हैं रोहिणी के अंदर भी प्रोग्राम होना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, अब इतना एक्सपीरियंस तो था नहीं हमको, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो हमने फिर फर्स्ट जो रोहिणी के अंदर जो प्रचार किया, सोसाइटीज़ थी वहाँ पे, हमने मुल्तान सेवा समिति में पहला हमने वहाँ पे आयोजन किया था। पत्री सर आए थे वहाँ पे, और उनके साथ हम सब ने ध्यान भी किया। मतलब उससे पहले हमने प्रचार भी काफ़ी किया था, और कम से कम 250-300 लोग थे। हमको उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग हो जाएंगे, पर वो ऊपर की पत्री सर का आशीर्वाद था, उनका सानिध्य के अंदर ये सब हुआ, और पहला हमारा प्रोग्राम वो वहाँ पे था। और उसके बाद फिर 6-7 साल तक बिल्कुल शांत हो गया। मैं मन में सोच रहा था, मैंने कहा यार अब एक प्रोग्राम और होना चाहिए, एक प्रोग्राम बहुत साल हो गए, रोहिणी में एक प्रोग्राम और होना चाहिए। पता नहीं मेरी दिल की आवाज़ पत्री सर के पास कैसे पहुंच गई। उन्होंने बोला शास्त्री सर को कि मेरे को एक रोहिणी में प्रोग्राम चाहिए। बस फिर गया था, बस फिर हम पूरी की पूरी जो टीम हमारी थी वो सारी की सारी फिर दोबारा से जुड़ गई। इकट्ठा पार्क में जाना, ये सभी लोग, शास्त्री सर हो गए, बच्चे हो गए, अमूल्य हो गए, लेख्या हो गए, जितने भी थे हमारे, जितने भी मास्टर थे, युवा मास्टर जितने भी थे, और जितने भी थे हमारे, जस्सी मैडम हो गई, उधर से देवयानी जी हो गई, सौरभ हो गया, सौरभ रंजन जी हो गए, कुलविंदर जी हो गए, जितने भी हमारे सीनियर मास्टर थे, विभा जी हो गई, ये राजीव गुप्ता जी हो गए, जितने भी इस वक्त सीनियर मास्टर हैं, सब हम इकट्ठे मतलब कि मिल के हम ध्यान प्रचार किया करते थे। और इतने ध्यान प्रचार किया था, मज़ा आ जाता था। और उसके पश्चात फिर जब हमारा जो सक्सेस, जब हमारा जो यहाँ पे रोहिणी में जो फंक्शन हुआ था, बहुत ही ग्रैंड फंक्शन हुआ था, बहुत ही ग्रैंड फंक्शन हुआ था। और कितने लोग आए थे? उसमें भी 250-300 से ऊपर लोग थे, काफ़ी लोग आए थे, बड़ा अच्छा लगा था। और जो जहाँ पे हमने किया था, उन लोगों को जो भी संस्थापक थे, जिस अग्रवाल प्रशांत विहार के अग्रवाल धर्मशाला में हमने किया था, उनको भी बहुत अच्छा लगा। क्या था, ऐसा हमने प्रोग्राम हमने आज तक नहीं देखा। आप बोलिए, आप आइए, आते रहिएगा। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट हमने फिर लेह लद्दाख जाना था। वहाँ पे बहुत बड़ा पिरामिड का इनागुरेशन था। हमारा भाग्य है कि उस दिन सर हमारे साथ ही रुके थे, रोहिणी में ही। बहुत ही साधक जो ऑल ओवर इंडिया से आए थे, काफ़ी लोग हमारे साथ रुके थे। अगले दिन हम लोग लेह लद्दाख के लिए प्रस्थान कर गए थे। फिर वहाँ पे भी जाके हमने पूरा इनागुरेशन किया, बहुत इंजॉय। सर के साथ रहने से सेलिब्रेशन होता है, ये बात पक्की है। बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ साथ सिखाते हैं हमको। आपने इतनी लंबी यात्रा कर ली, आपको क्या अपने जीवन के पर्पस समझ आया? कैसे समझ आती है कि हमारे जीवन का ये पर्पस है? देखो जी, ऐसा है कि जीवन का पर्पस हर एक अपना अलग अलग हो सकता है, पर हमारा जो पर्पस है, जिस चीज़ में आनंद आता है करने में, वो लाइफ का पर्पस है। मैंने PSSM के माध्यम से बहुत कुछ सीखा है। हमने शाकाहारी, नॉन वेज से वेजिटेरियन हम तो पहले ही भी थे। तो उसके बाद हम जब देखते हैं कि यहाँ पे लोग खाते हैं तो अच्छा नहीं लगता, लोगों को समझाते हैं शाकाहार बनिएगा। पिरामिड के जो 18 प्रिंसिपल्स हैं उसको फॉलो करो, और बाकी स्वाध्याय, अच्छी बुक्स पढ़ो, बुक्स रीडिंग करो, स्वाध्याय करो, संजय सांगति करो,
और जो आपने सीखा है, जो आपने ध्यान सीखा है, अगर आपने ए सीखा तो ए सिखाइएगा, बी सीखा बी सिखाइएगा। तो ये मेरे को पर्पस पता चल गया कि लाइफ के अंदर कि अब इस जन्म के अंदर मेरे को पिरामिड जगत का जो ऊर्जा है, पिरामिड ऊर्जा है, उसका ध्यान प्रचार करना, लोगों को ध्यान सिखाना है, लोगों के अंदर घर घर जाके लोगों को ध्यान के बारे में बताना है, और जो भी आपके पिरामिड ऊर्जा के बारे में उनको ज्ञान प्राप्त करवाना है, बुक्स रीडिंग के लिए अरेंज करना है। संडे के संडे अगर क्लासेस के लिए किसी को चाहिए हमारी ज़रूरत, हम लोग वहाँ पे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिटेशन सिखाते हैं, हम उनके लिए हमेशा तैयार पे हैं। बस यही है कि इस जीवन के अंदर हमने सिर्फ लोगों को ध्यान सिखाना है और ध्यान करवाना है, ये अभी बहुत बड़ा उद्देश्य हमारा है। आपके जीवन में जीवन का यही लक्ष्य यही उद्देश्य है कि हम ध्यान करना है, ध्यान सिखाना है और लोगों को ध्यान लगाए, जोत से जोत जगाते चलेंगे हम लोग। तो आपका यही है कि जो पर्पस ऑफ लाइफ कैसे पता चलती है कि जिसमें जिस कार्य को करने में हमें भी आनंद मिले, हाँ, खुशी मिले, हाँ, वो और हम काम, दूसरों की मदद कर सके, हाँ, वही हमारे जीवन वही का हमारे है। जीवन का पर्पस है। हम चाहते हैं कि इसके माध्यम से आप जितने से मैक्सिमम लोगों को मिलें, लोगों का उद्धार करें, लोगों को ध्यान सिखाएं, यही पर्पस है हमारे जीवन के अंदर। जी सर, आपने जैसा कि बताया कि आपने बहुत प्रचार प्रसार भी किया, और आप अपनी सेवाओं को और कैसे पीएसएसएम को दे रहे हैं या देना चाहते हैं? तन मैं से, मन से, धन से, आप कैसे देना चाहते हैं? हम पीएसएसएम के लिए पूरे समर्पित हैं। जो भी कार्य हमको दिया जाता है उनको बिना किसी झिझक के, बिना किसी मतलब कि बिना किसी झिझक के हम लोग चौकट करना पड़ेगा। बिना उसके समझ के हम कोई भी कार्य, हाँ, मतलब कि आप कोई भी कार्य कर सकते हैं हाँ, आसान से। ये जो पीएसएसएम में जो भी हमको कार्य दिया जाता है, बड़ी ही सहजता के साथ हम उसको निभाते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य को, जो चीज़ हमको बता दी गई ये ऐसे कार्य करना है, तो हम उससे 100% अपना मैक्सिमम डिवोशन देने का प्रयास करते हैं। ये धन के माध्यम से भी सेवा जो हमसे बन पाता है वो भी जितना हो सकता है हम करते हैं, और शारीरिक रूप में भी करते हैं, और उसके पश्चात ये ध्यान प्रचार तो करते ही करते हैं। तो इस पूरे के पूरे विषय के अंदर हम पीएसएस 100% समर्पित हैं। जो भी कार्य आने वाले टाइम में, जो भी पीएसएस हम मेरे को देगा, मैं हमेशा उसको खुशी खुशी स्वीकार करूँगा और करते रहेंगे, और मैं करता रहूँगा उसको। तो आपकी इस जीवन की यात्रा से हमने बहुत कुछ समझा, सीखा। आपसे हम अपने दर्शकों के लिए एक अंतिम संदेश जानना चाहेंगे कि आप अपने हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं? मैं दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि ध्यान के अंदर बहुत शक्ति है। आप ध्यान करें, आप शाकाहारी बने, पिरामिड ऊर्जा का ध्यान करें, उसका उपयोग करें, और साधन संगति बहुत इम्पोर्टेंट है। अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें, जो आपने सीखा है, कुछ भी सीखा आपने, अनुभव जो भी सीखे आपने, वो सब अनुभव अपने शेयर करें, और हमारे पीएसएसएम के जितने 18 प्रिंसिपल्स हैं उनको पूरे तरीके से अपनाएं, और ध्यान प्रचार के लिए किसी भी तरह का कोई मूल्य नहीं ले, क्योंकि हम जो कार्य करते हैं टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। और आपने भी अगर कुछ काम ध्यान करने को सिखाना है तो उसके बदले में कोई कीमत नहीं लेनी है। यही एक सोसाइटी के लिए, इस
इस जीवन में यही उद्देश्य है कि हम निस्वार्थ भाव से हम लोगों की सेवा करें और करते रहें। यही मेरा निवेदन है सबसे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इतना कुछ बता दिया कि जीवन के हर पड़ाव में, हर परिस्थिति में कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं और हंसी से अपने जीवन को और सुखमय बना सकते हैं। तो दर्शकों, बहुत कुछ सीखा हमने रविंदर जी की आत्मा की यात्रा से। जीवन के सभी पड़ावों को आसानी से कैसे हम पार कर सकते हैं, कैसे अपनी ही शक्ति से कैसे हम हर जीवन के लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ आत्मा की यात्रा में और एक नए महान मास्टर के साथ हम आपको पुनः मिलेंगे। धन्यवाद आप सबका।